Hello and welcome again dear students to SAM Live classes. I am Arya and I am your maths mentor on this channel. Yes, बच्चों ये सीरीज क्लास 11th का सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में हम लोग क्लास 11th के यूनिट 1 यानी कि सेट थ्योरी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में ये लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोग सेट थ्योरी के डेफिनेशन यानी कि सेट किसको कहते हैं, समुच्चय सिद्धांत में समुच्चय किसको कहते हैं, ये हम लोग जान चुके थे। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने बनाया था। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि समुच्चय कहते किसको हैं। समुच्चय बताओ जल्दी से, याद करो। अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया है कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से जाकर के उस लेक्चर को देख सकते हो। तो लास्ट लेक्चर में मैंने समुच्चय का परिभाषा बताया था। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि समुच्चय जो वर्ड है वो सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स में समुच्चय वर्ड जो है वो सुपरिभाषित नहीं है। हम लोग सिर्फ समुच्चय का अर्थ बता पाते हैं। ठीक है, और समुच्चय का अर्थ क्या होता है बच्चों? संग्रह। किसका संग्रह? वस्तुओं का संग्रह, लेटर्स का संग्रह, अक्षरों का संग्रह, नंबर्स का संग्रह। ठीक है, जिसमें कि कुछ निश्चित नियम लगा हो, जो कि वेल डिफाइंड हो, है ना, सुपरिभाषित हो। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। जैसा कि मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि सुपरिभाषित नहीं होते हैं। कौन कौन से वर्ड होते हैं वो बताओ जरा सा। छोटा, बड़ा, तेज, है ना, ये सारे वर्ड जो भी मैंने तो लिखवाया था ना नोट में करके, है ना। तेज, मूर्ख, छोटा, बड़ा, प्रसिद्ध, महान, है ना, और भी अमीर, गरीब। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं। सुंदर, ठीक है, कुरूप यानी कि बदसूरत, है ना। तो ये सारे जो वर्ड होते हैं इत्यादि मैं यहां पे लिख देता हूं। और भी बहुत सारे वर्ड हैं बच्चों, ईमानदार, है ना। ये सारे वर्ड जो हैं वो मैथमेटिकल सुपरिभाषित नहीं होते हैं, गणित की भाषा में सुपरिभाषित वर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो वस्तुओं के संग्रह में जहां भी इन वर्ड्स का यूज किया जाता है तो हम लोग कहते हैं कि वो समुच्चय नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके शहर में, है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके शहर में रहने वाले अमीर व्यक्तियों का संग्रह, आपके शहर में रहने वाले अमीर व्यक्तियों का संग्रह, बताइए समुच्चय है कि नहीं है? तो आपका जवाब होना चाहिए, बोलो है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे क्या है? अमीर है। ठीक है, और मैंने अभी बताया कि जो अमीर वर्ड है वो क्या है? सुपरिभाषित नहीं है। वैसे ही आपसे अगर कोई पूछे कि आपके शहर में रहने वाले, तो ये बताओ ये समुच्चय है कि नहीं है बच्चों? नो, समुच्चय नहीं है। आपके शहर में रहने वाले, आपके शहर के ईमानदार व्यक्तियों का संग्रह, आपके शहर के ईमानदार व्यक्तियों का संग्रह। बताओ समुच्चय है कि नहीं है? बोलो जल्दी से, बताओ जल्दी, समुच्चय है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहां पे क्या है? ईमानदार है। तो ईमानदार जो वर्ड है वो गणित में सुपरिभाषित शब्द नहीं है। तो ये जो संग्रह होगा व्यक्तियों का वो समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है बच्चों, आपने कमेंट में जाना है और वहां पे टाइप कर लेना है कि क्या आपको प्रॉब्लम है। हम लोग एज सुन एज पॉसिबल क्या करेंगे? उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑलराइट।
अच्छा, एक दो और एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं बच्चों। अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके क्लास के, आपके कक्षा के तेज विद्यार्थियों का संग्रह, आपके कक्षा के तेज विद्यार्थियों का संग्रह, बताओ समुच्चय है कि नहीं है? बोलो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तेज लगा हुआ है, और तेज हम लोग जानते हैं कि गणित की भाषा में सुपरिभाषित शब्द नहीं है। बात समझ में आई? तो अभी तक जितने भी एग्जांपल्स हम लोग देखे उसमें कोई भी समुच्चय नहीं था, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल्स हम लोग वैसे भी देख लेते हैं कि जो भी समुच्चय है। अब जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि आपकी कक्षा के वैसे विद्यार्थियों का संग्रह जिसका क्लास 10th में 60% या 60% से अधिक मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है? उन वस्तुओं का संग्रह, उन छात्रों का संग्रह जिसका 60% या मोर देन 60% रिजल्ट है, मार्क्स है। तो वो क्या होगा? एक निश्चित उसमें नियम लग गया कि उसमें वैसे ही विद्यार्थी आएंगे जिसका कि 60% मार्क्स है या 60% से अधिक मार्क्स है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? वो सुपरिभाषित हो गया। इसका मतलब वो समुच्चय हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्रों का संग्रह, बताओ समुच्चय है कि नहीं है? कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्रों का संग्रह समुच्चय है कि नहीं है? बिल्कुल है, समुच्चय है, यस। क्योंकि इसमें वैसे ही छात्र पढ़ेंगे, वैसे ही छात्र बैठेंगे जो कि किस क्लास के हों? कक्षा 11 के छात्र हों। बात आई समझ में? तो आई होप आपको समुच्चय समझ में आ गया होगा कि समुच्चय कहते किसको हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों कि समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समुच्चय को कैसे दर्शाते हैं, ठीक है। तो समुच्चय को मैंने बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, और समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। समुच्चय को कैसे दर्शाओगे? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाओगे, है ना, कैपिटल लेटर से दर्शाओगे, और छोटे अक्षर से उसके किसको दर्शाओगे? अवयवों को दर्शाओगे। अब अवयव क्या होता है? अब जैसे मान लो यही एक कलेक्शन है जिसमें कि ये समुच्चय है, तो कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्रों का संग्रह अगर समुच्चय है तो कक्षा 11 के जितने भी छात्र होंगे, राम, मोहन, सोहन, है ना, जो भी, रोहन, जो भी छात्र हैं कक्षा 11 के, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इस समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। बात समझ में आई? अगर कक्षा 11 में राम, मोहन, सोहन, है ना, ये सारे अगर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो ये राम, मोहन, सोहन ये क्या कहलाएंगे? कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं, तो इस समुच्चय के वो क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे। अगर जैसे मान लो मैं कहूं कि 8 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 8 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, बताओ समुच्चय है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है समुच्चय। तो जब समुच्चय है तो इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे बच्चों? जल्दी से बताओ। 8 से कम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहते किसको हैं? वैसी संख्या जो कि 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती है, अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, है ना। तो ये सारे जो संख्याएं हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि 8 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो कौन कौन से संख्या आ जाएंगे इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 8 से कम कह रहा है ना, तो 7 तक जाएगा। तो इसके कौन कौन से अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इस समुच्चय के अवयव कहलाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में? चलो अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट एनी सेट। तो आइए देखते हैं कि समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं। समुच्चय को निरूपित करने के 2 तरीके होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि समुच्चयों को हम लोग निरूपित कैसे करते हैं, यानी कि समुच्चयों का निरूपण
समुच्चयों का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का निरूपण। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि समुच्चयों को निरूपित करने के कितने तरीके होते हैं भाई? 2 तरीके होते हैं। कौन कौन? पहला नंबर सारणी रूप। सारणी रूप, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? रोस्टर फॉर्म यानी कि और टैबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। समुच्चयों को निरूपित करने के कितने तरीके? 2 तरीके, जिसमें पहला तरीका कौन सा है? सारणी रूप, रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। अब आइए हम लोग ये समझते हैं कि किसी समुच्चय को सारणी रूप में कैसे निरूपित करते हैं, है ना? अगर कोई समुच्चय दिया हुआ है तो उस समुच्चय को हम लोग सारणिक रूप में कैसे दर्शाएंगे, उसको कैसे निरूपित करते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका कुछ डेफिनेशन लिख लेते हैं कि सारणिक रूप में रिप्रेजेंटेशन करने के क्या तरीके होते हैं। ठीक है, तो किसी समुच्चय को सारणी रूप में, किसी समुच्चय को सारणी रूप में व्यक्त करने के लिए समुच्चय के सभी अवयवों को मंझले कोष्टक माने समझते हो तुम लोग? मंझला कोष्टक क्या होता है? देखो कैसे होता है मंझला कोष्टक, ऐसे होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मंझले कोष्टक। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट। तो किसी समुच्चय को सारणी रूप में व्यक्त करने के लिए समुच्चय के सभी अवयवों को मंझले कोष्टक के अंदर रखा जाता है तथा अवयवों में विभेद दर्शाने के लिए कॉमा समझते हो ना? देखो ये कॉमा होता है। ठीक है, कॉमा का प्रयोग किया जाता है। कॉमा का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? अगर किसी समुच्चय को सारणी रूप में दर्शाना है तो सारणी रूप में दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? कि जो भी समुच्चय होगा उन समुच्चय के अवयवों को हम लोग क्या करेंगे? मंझले कोष्टक के अंदर रख देंगे और मंझले कोष्टक के अंदर अवयवों में विभेद दर्शाने के लिए, अवयवों में डिफरेंस दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे भाई? कॉमा का यूज करेंगे। अरे ये बात समझ में? जैसे आइए एक 2 एग्जांपल देखते हैं, तब ना समझ में आएगा बढ़िया से, क्या है कि नहीं? चलो, तो पहला एग्जांपल देखो बच्चों। पहला एग्जांपल ये है कि अगर ए बराबर दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। तो अब बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन से स्वर होते हैं? जल्दी से बताओ, इसके कौन कौन से अवयव होंगे? बोलो जल्दी से बताओ। ए, ई, आई, ओ, यू।
लो। नहीं पता है क्या? अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर? 5 वोवेल्स। वोवेल्स की बातें कर रहा है ना। 5 स्वर होते हैं। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। अब सुनो, तो मुझे ये जो समुच्चय दिया हुआ है इसके अवयव पता लग गया मेरे को कि इसके कौन कौन से अवयव होंगे। अब इसको दिखाना है किस रूप में भाई? सारणी रूप में। तो बोलो क्या करोगे? चलो, ए बराबर, सबसे पहले मझोला कोष्ठ बनाओ। मझोला कोष्ठ बना दिए? बोलो हाँ। अब इसके कौन कौन से अवयव है भैया? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इन सभी अवयवों को हम लोग मझोले कोष्ठक के अंदर रख देंगे और अवयवों के बीच विभेद दर्शाने के लिए, इसका मतलब कि ए और ई ये दोनों अलग अलग अवयव हैं, इसको दर्शाने के लिए हम लोग अवयवों के बीच किसका यूज करेंगे भाई? कॉमा का यूज करेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा बन के तैयार हो गया सारणी रूप। क्या बोलते हो? नहीं समझ में आया? फिर से एक बार समझो दूसरे एग्जांपल से। जैसे मान लो b बराबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10 से कम, 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। देखो, तो 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब जल्दी से बताओ कि 10 से कम कौन कौन से प्राकृतिक संख्या होते हैं भैया? जल्दी बताओ। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, 6, 7, 8, 9। 10 से कम तो यही प्राकृतिक संख्या होंगे हमारे पास। आ रही है बात समझ में? यस। तो अब अगर इसको सारणिक रूप में दर्शाना है तो क्या करोगे भाई? सबसे पहले क्या बनाना है मेरे को? मझोला कोष्ठक बनाना है। चलो तो मझोला कोष्ठक बनाते हैं। अब मझोला कोष्ठक के अंदर क्या करना है? जितने भी अवयव हैं, मालूम है ना? पता है कि नहीं पता है? जितने भी अवयव हैं, कौन कौन से अवयव हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है? यस। तो 1 से लेके 9 तक। तो मैंने इसको इसमें लिख देना है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मझोला कोष्ठक हो गया बंद। अब सुनो, क्या पता अगर आप इसके बीच में कॉमा नहीं लगाओगे तो ये 12 लगेगा, ये 23 लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कि अलग अलग है कि एक में है। ठीक है? तो इसलिए बच्चों हम लोग विभेद दर्शाने के लिए, दो अवयवों के बीच विभेद दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज करने वाले हैं? कॉमा का यूज करने वाले हैं। चलो तो कॉमा लगा लो। कॉमा हो गया, है ना? दो अवयवों के बीच विभेद दर्शाने के लिए किसका यूज करोगे भाई? कॉमा का यूज करोगे तो हमारा रोस्टर फॉर्म यानी कि सारणिक रूप बनकर तैयार हो गया। आई बात समझ में? नहीं समझ में आया? ठीक है? तो सारणिक रूप में किसी भी समुच्चय को दर्शाने के लिए हम लोग मझले कोष्ठक का प्रयोग करेंगे और मझले कोष्ठक के अंदर अवयवों को रखेंगे और अवयवों के बीच क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे, ताकि दो अवयवों के बीच मुझे डिफरेंस पता चल सके। ठीक है? आइए 2-4 और एग्जांपल्स देखते हैं तो और ज्यादा बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो 2-4 और एग्जांपल देखते हैं, बट उससे पहले आप जल्दी से इसको पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको कि किस रूप में लिखना है भाई? सारणी रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? सारणी रूप में। निम्नलिखित समुच्चयों को सारणी रूप यानी कि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब सुनो, एक छोटा सा काम है। काम यह है कि जल्दी से वीडियो को पॉज करो और कॉपी ले लो और कॉपी पे जल्दी से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद वीडियो को प्ले करो और फिर आंसर मिलाओ कि क्या आपने सीखा, क्या आपका आंसर हमारे आंसर से मिल रहा है। अगर हाँ तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो और अगर ना तो कोई बात नहीं है, आप अच्छा कर सकते हो लेकिन ध्यान से पढ़ो। ठीक है? तो चलो जल्दी से बनाओ। ऑलराइट,
तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। तो अब इसका आंसर मैं बनाना शुरू करता हूं और आप लोग मिलाना शुरू करो। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। देखो एक बात समझो, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्स अनुपात का जो साइन होता है ना, अनुपात का, जैसे अनुपात का चिन्ह देते हो ना, अनुपात ऐसे देते हो ना, अनुपात 2:3, 3:4। तो भाई ये बीजगणित में तुम पढ़ते थे 2:3, 3:4। यहां पे मत पढ़ना, तो यहां पे क्या पढ़ना है भाई, यहां पे इसको अनुपात भूल कर भी न पढ़ें, भूल कर भी नहीं पढ़ना है। अगर आपने इसको अनुपात पढ़ लिया तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। इसको मिस्टेक नहीं बोलेंगे, इसको ब्लंडर बोलेंगे, यानी कि बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो यहां पे इसको क्या पढ़ना है, एक्स सच दैट एक्स, या इसको ऐसे पढ़ो, एक्स इस प्रकार की, हिंदी में पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ो, एक्स इस प्रकार की एक्स, ठीक है। या एक्स सच दैट एक्स लिखने का एक और तरीका होता है बच्चों, क्या होता है, एक्स और ये ऑब्लिक साइन जैसा रहेगा एक्स, इसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। तो आपके बुक में कहीं अगर ऐसे ना दे करके, कहीं एक्स सच दैट एक्स ऐसे ना दे करके ऐसे दिया हो, तो भी आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं कि ये क्या लिख दिया, ये भी है क्या, एक्स सच दैट एक्स ही है, एक्स इस प्रकार की एक्स। अब आगे पढ़ते हैं, एक्स इस प्रकार की एक्स, एक्स क्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है। अच्छा, एक्स क्या है भाई, एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 12 से क्या है, छोटी है। तो बोलो, कुछ दिमाग में आया, 12 से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होगी, जल्दी से बोलो, मेरे साथ बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 12 से छोटी क्या है, तो 11 तक जाएगा, यानी कि 1 से लेकर के 11 तक। चलो तो जल्दी से लिखो, कैसे लिखना है भाई, सारणिक रूप में लिखना है। तो मैंने बताया है कि सारणिक रूप में अवयवों को कहां लिखा जाता है, मझोले कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। तो मैंने मझोला कोष्टक ले लिया, मझोले कोष्टक के अंदर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और ये हमारा सारणिक रूप हो गया। आई बात समझ में, ओके। सेकंड क्या है, देखो सेकंड कह रहा है कि b बराबर एक्स सच दैट एक्स, एक्स इस प्रकार की एक्स। एक्स क्या है, एक्स एक पूर्णांक है ना, पूर्णांक है, कैसा है, पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है कि एक्स का जो मान है वो -3 से बड़ा, देखो -3 से बड़ा, जिधर मुंह खुला उधर वाला संख्या बड़ा, और जिधर मुंह बंद उधर वाला संख्या छोटा, ठीक है। तो -3 छोटा है एक्स से, लेकिन यहां पे बराबर का भी चिन्ह लगाया हुआ है ना, बराबर का साइन लगाया हुआ है। तो x -3 से बड़ा है या -3 के बराबर है, और x देखो इधर मुंह बंद है इसका, है ना, इधर मुंह बंद है। x क्या है, 6 से छोटा है या 6 के बराबर है। तो कौन कौन सा ऐसा संख्या हो सकता है, बताओ जल्दी से। b बराबर मैं लिख रहा हूं, जल्दी से बताओ, -3 से बड़ा या -3 के बराबर। तो अगर -3 के बराबर लेना है तो पहले तो मैंने -3 ही ले लेना है। -3 से बड़ा क्या, -4 -5, ना ना, -4 -5 नहीं होगा। निगेटिव में अगर संख्या बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि -10 और -2 में कौन बड़ा है, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए -2 बड़ा है ना। माइनस का मतलब क्या हुआ, -10 का मतलब क्या हुआ कि वो 10 रुपया कर्जा में है, ठीक है। और 10 रुपया कर्जा में होने का मतलब क्या हुआ, ज्यादा पैसा है उसके पास ना, वो तो कर्ज में है ना, उसके पास तो ऋण है वो, ठीक है। तो -10 जो है वो छोटा हो जाएगा और -2 जो है वो बड़ा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 और 2 में कौन बड़ा है, तब आपका जवाब होगा क्या, 10 बड़ा है, क्योंकि उसके पास 10 रुपया है, धन में, वो धन है 10 रुपया, है ना, प्लस है 10 रुपया। यहां पे क्या है, ऋण है 10 रुपया। बात समझ में आ रही है, यस, ओके। तो
यहां पे -3 से बड़ा क्या होगा भाई? अब आपको समझ में आ रहा होगा, -2 -1 0। पूर्णांक संख्या की बात कर रहा है बच्चों, पूर्णांक संख्या की है ना। तो 0 फिर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 के बराबर लेना है, 6 से छोटा लेना है, 6 से बड़ा नहीं लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लो यहां पे बराबर नहीं दिया रहता तो हम -3 नहीं लेते, और मान लो यहां पे 6 के बराबर नहीं दिया रहता तो हम 6 भी नहीं लेते, सिर्फ 6 से छोटा लेते और -3 से बड़ा लेते। लेकिन यहां पे बराबर दिया हुआ है। आई बात समझ में? अब थर्ड वन क्वेश्चन क्या है? एक्स सच दैट एक्स एक ऐसी अभाज्य संख्या। पहले तो मैं आपको बता दूं अभाज्य संख्या कहते किसको हैं, जल्दी से बोलो, याद है क्या तुम लोगों को? अभाज्य संख्या किसको कहेंगे भाई? बोलो साहब, अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, वैसी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। बोले तो जैसे 2, तो अगर हम 2 का गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा। 3 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा। 4 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 4। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भाई कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसके पहाड़ा में 2 आता है, कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसके पहाड़ा में 3 आता है, कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसके पहाड़ा में 4 आता है। ठीक है, अब यहां पे एक और तुम परिभाषा दे सकते हो अभाज्य संख्या का। क्या दे सकते हो परिभाषा? वैसी संख्याएं जो कि 1 से कटे और स्वयं से कटे। स्वयं मतलब वो संख्या अपने आप से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो वैसी संख्याएं जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 से कटता हो और स्वयं से कटता हो, तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? अभाज्य संख्या बोलते हैं। आई बात समझ में? एक बार फिर से, वैसी संख्याएं जो कि 1 से कटे और अपने आप से कटे, दूसरे कोई नंबर से वो नहीं कटता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। यहां पे कटने का मतलब ये है क्या? क्या कटने का मतलब? पूरा पूरा भाग लगना। ठीक है, यस। तो यहां पे देखो 2 जो है वो किससे किससे ये हो रहा है, 2 जो है किससे किससे कट रहा है, किसके किसके पहाड़ा में आ रहा है? 1 के पहाड़ा में आ रहा है, 2 के पहाड़ा में आ रहा है। ठीक है, यानी कि 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये तो 1 के पहाड़ा में आ ही रहा है और अपने आप के पहाड़ा में तो आ ही रहा है, लेकिन बिचवा में 2 के भी तो पहाड़ा में आ रहा है ना, है ना। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 हो गए। आई बात समझ में? यस। अच्छा, यहां पे एक नोट है कि 1 जो होता है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है। 1 क्या? अभाज्य संख्या नहीं होता है। हमेशा याद रखना, अभाज्य संख्या कहां से शुरू होगा? 2 से। 1 अभाज्य संख्या नहीं है। अब सुनो, तो एक्स सच दैट एक्स एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो 60 का क्या है? भाजक है। मतलब कि 60 का भाजक होने का मतलब क्या? उन सभी संख्याओं के पहाड़ा में 60 आता होगा। ठीक है, यानी कि वो सभी संख्याएं जो हैं वो 60 को पूरा पूरा भाग, अगर 60 में उन सभी संख्याओं का भाग हम दें तो पूरा पूरा भाग लग जाए, वो उसका होता है क्या? भाजक होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो अब देखो यहाँ पे 60 के भाजक कौन कौन से होंगे भाई? बताओ जल्दी से, किसके किसके पहाड़ा में 60 कटेगा? पहले तो 1 हो जाएगा, है ना, पहले तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया, फिर बोलो 2 हो गया, फिर बोलो 3 हो गया। 4 के पहाड़ा में 60 कटेगा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, है ना, 2 4 5 20, हाँ 4 भी आएगा। 15 चौके 60 होता है ना। फिर बताओ जल्दी से, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 नहीं आएगा। 8 8 छके 48, 8 7 56, 8 अठाई 64, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 आएगा, है ना, 10 छके 60, फिर 12 पांचे 60, फिर बोलो 12 के बाद 13 चौके तो आएगा नहीं, 15 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, है ना, 15 चौके 60 होता है। उसके बाद 30 दूनी 60 होगा और उसके बाद 60 जी होगा। ठीक है ना। तो ये सारी संख्याएं जो हैं वो 60 की भाजक हैं, लेकिन यहां पे कंडीशन है बाबू। कंडीशन क्या है? अभाज्य संख्या होना चाहिए। कैसी संख्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। खोजो। 1 तो पहले ही कट जाएगा, 1 तो अभाज्य है नहीं, 2 अभाज्य है,
तो लिख लो 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4 अभाज्य नहीं है, 5 अभाज्य है। और कोई संख्या अभाज्य दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दे रहा है क्या दिखाई? नहीं। अब कोई संख्या अभाज्य नहीं है तो हमारा आंसर बस यही हो जाएगा। आई बात समझ में सबको? अब देखो हमारा चौथा और लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द मैथमेटिक्स के सभी वर्णों का समुच्चय। अगर मैं आपसे पूछूं कि शब्द मैथमेटिक्स में कौन कौन से वर्ण हैं, कौन कौन से लेटर्स हैं, जल्दी बताओ। एम है, ए है, टी है, एच है, ई है, एम है, टी, ए है, टी, आई, सी, एस, ये सारे लेटर्स हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि शब्द मैथमेटिक्स के सभी वर्णों का समुच्चय, इसको हमको लिखना है किस रूप में? सारणी रूप में। किस रूप में लिखना है भाई? सारणी रूप में लिखना है। चलो अब देखते हैं हम लोग सारणी रूप में इसको कैसे लिखेंगे। तो सारणी रूप में इसको लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले एक नोट पढ़ते हैं। और नोट क्या है देखो ध्यान से। नोट ये है बच्चों, क्या है भाई? नोट क्या है? नोट ये है कि सारणी रूप में अगर कोई अवयव बार बार आता है या दोहराता है, अगर कोई अवयव क्या होता है? दोहराता है। दोहराता मतलब समझ रहे हो ना, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, 4 बार आएगा। ठीक है, दोहराता है तो उसे एक बार लिखा जाता है। ठीक है, अगर कोई बार बार दोहराएगा तो उसको कितने बार लिखोगे? एक बार लिखोगे। चलो अब इसमें बताओ कौन कौन से लेटर है भाई? एम है, ए है, टी है, एच है, ई है। अब रुक जाओ, मुझे पता है तुम लोग एम कह रहे होगे, रुक जाओ, क्योंकि एम पहली बार हो चुका है, एम एक बार हो चुका है। और यहां पे हमारा नोट कह रहा है कि अगर कोई अवयव बार बार आता है, बार बार दोहराता है, तो उसको कितने बार लिखना है भाई? एक बार लिखना है। तो यहां पे एम एक बार हो चुका है, अब भाई वाला एम को नहीं लिखेंगे। ए एक बार हो चुका है, अब भाई वाला ए को नहीं लिखेंगे। टी एक बार हो चुका है, भाई वाला टी को नहीं लिखेंगे। तो फिर क्या बचेगा? आई बचेगा, सी बचेगा, एस बचेगा। ठीक है, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोग जो बनाए होंगे कॉपी पे, आप लोगों का आंसर इसके आंसर से बिल्कुल मैच कर रहा होगा, मिल रहा होगा। आई बात समझ में? सबको आ रही है समझ में? चलिए, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ये तो पहला रूप था ना, सारणी रूप। दूसरा रूप हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स के रेगुलर क्लास चलने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट्स के रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आप क्लास 11th या क्लास 12th के अगर स्टूडेंट हैं तो आप जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, आई बात समझ में? यहां पे हम लोग बच्चों सेपरेट बैच देते हैं। इंग्लिश मीडियम का बैच अलग, इंग्लिश मीडियम के वीडियोस अलग मिलेंगे आपको, और हिंदी मीडियम के भी वीडियोस अलग मिलेंगे आपको। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। यस, सबसे बड़ी चीज है स्वस्थ रहना। ठीक है, तो बस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।